गुड इवनिंग एवरीवन, मैं मोनिका सिंह और आज हम यहाँ पर जानेंगे नेशनल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी संस्थान स्थापित हुए हैं उनकी बात करेंगे, उनके फंक्शंस को देखेंगे यानी कि किस पर्पस से उनको स्थापित किया गया था। कई बार आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत ही फैक्चुअल, जिसमें ईयर पूछ लिया जाता है कि कौन सा यहाँ पर किस ईयर में यानी कि किस वर्ष में इस्टेब्लिश किया गया था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ के जो इसमें से पूछा जाता है हु माने कौन वहाँ पर अभी चेयरमैन है किसी भी इंस्टीट्यूशन में। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो पूछ लिया जाएगा आपसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के गवर्नर कौन है। एक ही क्वेश्चन बनता है। एक बनता है यहाँ पर कि उनसे पहले यानी कि किसको रिप्लेस करके वो आए हैं जो भी अभी वर्तमान में है, एक क्वेश्चन ये बन जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है आपका कि मेंबर से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर की जो नंबर है वो 4 या 5 है, जैसे यूपीएससी में यदि हम बात करें तो यूपीएससी के अंदर एक चेयरपर्सन है और उसके अलावा जो वहाँ पर मेंबर यानी सदस्य हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट पूछ लिया जाता है, एम यानी पर्पस पूछ लिया जाता है कि किस उद्देश्य से, मान लिया सिडबी से क्वेश्चन रहा एसआईडीबीआई, ठीक है, कि ये किस उद्देश्य से ऋण देती है या सिडबी का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। कई बार क्वेश्चन आपको हेडक्वार्टर से भी संबंधित पूछ लिया जाता है कि इनमें से नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चन और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन रहता है यहाँ पर कमेटी का, क्योंकि जब भी कोई इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ होगा तो किसी ना किसी कमेटी ने रिकमेंडेशन यानी कि अनुशंसा जरूर दी होगी। तो पूछ लिया जाता है कि किस रिकमेंडेशन पर या किस समिति की अनुशंसा के बाद इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। तो ये कई सारे प्रकार के क्वेश्चन हैं जिनकी चर्चा आज हम इसमें करेंगे और साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को भी देखते हुए चलेंगे। तो यदि आप पहली बार इंस्टीट्यूशन को पढ़ रहे हैं तो अपना जो कॉपी और पेन है उसको थोड़ा सा तैयार रखें ताकि चीज़ों को नोट डाउन कर सकें। और जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो यदि आप नोट करेंगे तो आपको बार बार रिवीजन करने में ईजी रहेगी चीज़ें। बस आपको करना ये होगा कि जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उस समय आपको कुछ चीज़ें अपडेट कर लेनी होंगी, ठीक है। अपडेशन आपका कब होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द यूपीएससी तो जैसे हम मनोज सोनी जी को बताएंगे कि भाई आपके जो है अप्रैल 2022 में या मतलब उससे पहले कौन थे। तो जैसे हम बता रहे हैं आपको कि अभी चेयरमैन ये है, तो जब आपका एग्जाम होगा मान लिया 23 में 24 में जब भी होगा तो उसके बाद करंट में वहाँ पर कौन है वो सारी चीज़ें आप अपडेट कर सकते हो। अदरवाइज जो मेन फंक्शनिंग है, मेन जो चीज़ें हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो तो सेम ही रहती हैं, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर आरबीआई को। जब हम आरबीआई की बात करते हैं यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल बैंक है और दूसरी बात ये बैंकों का बैंक है ना। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट का बैंक है, ठीक है। बट ये गवर्नमेंट का बैंक कब इस्टेब्लिश हो गया था, तो जब कॉलोनियल पीरियड था यानी कि जब हम औपनिवेशिक शासन में थे तभी ये बैंक स्थापित हो गया था। और यह कौन से एक्ट के तहत, तो आप देख सकते हैं 1934 का एक एक्ट होता है जिसे हम आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत स्थापित होने वाला यह बैंक वर्ष 1935 में 1935 में यहाँ पर फंक्शनिंग इसने शुरू कर दी थी। और ये कौन सा पीरियड है, ये वही समय है जब हम औपनिवेशिक शासन में थे, यानी कि अंग्रेजी शासन ने ही बैंकिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बैंक को स्थापित किया जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर यह भी देख लेंगे कि यह बैंक पहले ही दिन से ऐसा गवर्नमेंट का बैंक नहीं था, ठीक है। इसमें प्राइवेट स्टेक होल्डर्स भी यहाँ पर मौजूद हुआ करते थे। यदि हम बात करें इसकी कि इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ यानी कि नेशनलाइजेशन की, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नेशनलाइजेशन कब हुआ है इस बैंक का या फिर आरबीआई का, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वर्ष 1949। ये 2-3 सन है जिनको आपको अच्छे से याद रखना होगा। इन द ईयर 1949 आरबीआई नेशनलाइज्ड। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण का सीधा सा मतलब होता है कि अब ये जो बैंक है ये किसका हो गया, ये राष्ट्र का हो गया। और अब हम स्वतंत्र भारत में लाई कर चुके थे। वर्ष 1949 में राष्ट्रीयकरण होने के बाद यह पूरी तरीके से कैसा हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो गया। ये एक चीज़ हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि आरबीआई को जो हम देखते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर आपको दिखाई देगा दैट इज़ इन मुंबई। मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य के अंदर। और महाराष्ट्र में यदि हम बात करें मुंबई की तो इसे आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। जिस प्रकार से दिल्ली को हम किसके रूप में जानते हैं? तो दिल्ली को हम प्रशासनिक राजधानी यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल के रूप में जानते हैं। पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरे देश का वो दिल्ली से ही चलता है, संचालित होता है। उसी प्रकार से जितने भी आर्थिक इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, वो ज़्यादातर मुंबई में या फिर उनके हेडक्वार्टर्स मुंबई में उपस्थित हैं। समझ रहे हैं? यहाँ पर यदि हम आरबीआई की बात करें तो इसके मुख्य कार्यों को थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि मुख्य कार्यों की बात करें तो जो भी पेपर करेंसी है भारत के अंदर, जो भी पेपर करेंसी है उसको प्रिंट कराने का मुख्य काम आरबीआई के द्वारा किया जाता है। दूसरी बात आ जाती है कि यह बैंकों का बैंक है। बैंकों का बैंक है तो आप कह सकते हैं बैंकर्स ऑफ ऑल बैंक्स। यदि हम बात करें सरकारों की तो सरकारों का भी बैंक है। हमारे बैंक कौन है? जब हमारे पास पैसों की कमी होती है, लोन आदि लेना होता है या अपनी रिजर्व को जमा कराना होता है तो हम एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इन सभी के पास पहुंचते हैं। यानी कि इन सभी बैंकों के कस्टमर या ग्राहक के तौर पर हम जाते हैं। और यदि हम सरकारों के बैंक को देखें तो सरकारों के बैंक के तौर पर आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया है। तो यानी कि गवर्नमेंट के बैंक के तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो भी मनी सप्लाई है यानी कि मुद्रा की आपूर्ति है, उस मनी सप्लाई को एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए ये यहाँ पर कुछ बेंचमार्क रेट्स को डिसाइड करता है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को। अब यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि इसके 4 जोनल यहाँ पर कार्यालय भी हैं या जोनल ऑफिस भी हैं, जिनमें कलकत्ता, मुंबई लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ पर यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते रहे हैं कि इसके जोनल ऑफिसेस कहाँ कहाँ पर हैं। तो लिख लेंगे आरबीआई के जोनल ऑफिसेस के तौर पर एक आ जाता है आपका दिल्ली के अंदर। ठीक है, एक आ जाता है दिल्ली के अंदर, और मुंबई में हेड ऑफिस तो है ही, उसके अलावा भी यहाँ पर एक इसका ऑफिस है। ठीक है, मुंबई में आ जाता है। तीसरा आ जाता है यहाँ पर चेन्नई में, चेन्नई, और चौथा आ जाता है यहाँ पर कोलकाता या फिर कलकत्ता में। ठीक है, इस तरीके से आरबीआई के 4 ऑफिसेस को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें एक बार नोट जरूर कर लेंगे, इसके जोनल ऑफिस आदि के बारे में चीज़ों को अच्छी तरीके से देख लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, यदि हम बात करें इसके अंदर जो मुख्य तौर पर गवर्नर के पद पर हैं अभी, उनका नाम क्या है? तो श्री शक्तिकांत दास, ये यहाँ पर गवर्नर के तौर पर मौजूद हैं। और यदि हम बात करें तो ये फाइनेंशियल या फिर यदि हम बात करें कि बैंकिंग में एक इनके पास एक विशिष्ट क्षमता होती है जिसका प्रयोग करके ये विभिन्न समितियों के सदस्य होने के नाते अपने कुछ विशेष ज्ञान के द्वारा, स्पेशलाइजेशन के द्वारा ये यहाँ पर चीज़ों को शॉर्ट आउट करते हुए चलते हैं। यदि हम दूसरी बात करें तो यहाँ पर डिप्टी गवर्नर के तौर पर कौन है? डिप्टी गवर्नर, तो नाम हो जाएगा इनका एमडी पात्रा। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के पद पर कौन है ना, ये चीज़ भी पूछ ली जाती है। एमडी पात्रा डिप्टी गवर्नर हैं। यहीं पर एम राजेश्वर राव, यह भी डिप्टी गवर्नर के तौर पर हैं। ठीक है, एम राजेश्वर राव। तीसरे नंबर पर आ जाएंगे श्री टी रविशंकर, डिप्टी गवर्नर हैं टी रविशंकर, और चौथे पर हैं श्री स्वामीनाथन। तो 4 डिप्टी गवर्नर हैं। यदि हम स्ट्रक्चर की बात देखें तो 4 डिप्टी गवर्नर हैं यहाँ पर, और इन्हीं के साथ साथ यहाँ पर एक गवर्नर है जो कि मुख्य तौर पर यहाँ पर बने हुए हैं। तो टोटल 5 सदस्य यहाँ पर एक टीम बनी हुई है। यहीं पर इनके स्पेशलाइजेशन होते हैं। जैसे यदि हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आदि की, तो इनमें से जो गवर्नर होते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्य जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं। साथ ही साथ कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से और कुछ इनमें से जो डिप्टी गवर्नर्स हैं या फिर आप कह सकते हैं आरबीआई की टीम से, वो वहाँ पर उस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में बैठते हैं, उसको हेड करते हैं, जिसके बाद में जो भी बेंचमार्क रेट्स वगैरह बनती हैं उन रेट्स को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका, यदि हम अगले अपने ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो यहाँ पर आ जाता है नाबार्ड।
नाबार्ड यहाँ पर 12 जुलाई 1982 को स्थापित हुआ था नाबार्ड। यदि हम नाबार्ड की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आ जाती है आपकी डेट जरूर पूछी जाती है। यदि फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म भी कई बार आपकी पूछी गई है कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है। नाबार्ड की फुल फॉर्म हो जाती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि जब भारत के अंदर शहरी क्षेत्रों में बैंकों का विस्तार और विकास होने लगा तो उस समय पर ज़रूरत ये भी पड़ी कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं या एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं उनको किस तरीके से बैंकिंग व्यवस्था के अंदर समाहित किया जाए। तो उस समय पर 1982 में यहाँ पर नाबार्ड बनाया गया, जिसने रूरल एरियाज़ में रहने वाले और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोगों के डेवलपमेंट यानी कि विकास में महती भूमिका को निभाना शुरू करा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पर, जब हम बात करते हैं नाबार्ड के विषय में तो चेयरमैन के तौर पर यहाँ पर कौन है, तो चेयरमैन है शाहजी। ठीक है, श्री शाहजी यहाँ पर इसके चेयरमैन हैं। और यदि हम इसके डायरेक्टर की बात करें, चेयरमैन लिख लेंगे, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, श्री शाहजी। और यदि यहाँ पर निदेशक या फिर डायरेक्टर की बात करें तो अभी नाबार्ड के अंदर डायरेक्टर पद पर हैं आपके श्री रामा श्रीनिवासन। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, श्री रामा श्रीनिवासन। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाता है इसके हु के बारे में। यदि आपको कौन क्या है वो पूछा जाए नाबार्ड के अंदर से तो आपको 2 से 3 चीज़ें याद होनी चाहिए। What is the full form of NABARD? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, किसके लिए लाया गया, तो कृषि और ग्रामीण विकास हेतु इस बैंक को लाया गया। 12 जुलाई 1982 में इस बैंक को यहाँ पर सेटअप किया गया। यदि बात करी जाए नाबार्ड की तो लगभग 79 के अंदर 30 अप्रैल 1979 के अंदर कमेटी वगैरह बैठी, रिपोर्ट वगैरह प्रस्तुत हुई। और यदि हम बात करें तो किस कमेटी, तो शिवरामन कमेटी जो कि प्लानिंग कमीशन के एक सदस्य के रूप में थे। यहाँ पर आप इस कमेटी का नाम भी देख सकते हैं। शिवरामन समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर जो क्या थे, जो प्लानिंग कमीशन के एक सदस्य के तौर पर भी रह चुके थे। तो इनकी जब कमेटी बनाई गई जहाँ पर इन चीज़ों को देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्योंकि विकास की कमी है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में लोन वगैरह कहीं से आ नहीं रहे हैं, तो उनको कैसे सुधारा जाए, इसके लिए इसको डेवलप किया गया था। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा नीति आयोग। नीति आयोग की यदि मैं स्थापना की बात करूं तो 1 जनवरी 2015, यहाँ पर याद रखना है आपको 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। नीति का मतलब क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से यहाँ पर जो इससे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन था जिसको 1950 में बनाया गया था, उस 1950 के योजना आयोग को रिप्लेस करके एक नए संस्थान की ज़रूरत महसूस की गई, जिसके रूप में नीति आयोग को यहाँ पर इस्टेब्लिश करा गया। यदि हम बात करें तो इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो करंट के जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो होंगे। तो अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये यहाँ पर इसके चेयरपर्सन के तौर पर स्थापित हैं। यदि हम यहाँ पर बात करें वाइस चेयरपर्सन की, वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग कौन हो जाएंगे, तो श्री सुमन बेरी। ये कई जगह पूछा गया सवाल है कि अभी नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन कौन हैं, तो श्री सुमन बेरी यहाँ पर यह वाइस चेयरपर्सन हो जाएंगे। यदि बात करी जाए CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तो श्री BVR सुब्रमण्यम जी यहाँ पर CEO हैं नीति आयोग के। ये चीज़ें याद रहेंगी। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि नीति आयोग को यदि देखा जाए एक
होल एंड सोल, तो इसका क्या फंक्शनिंग है, तो हम देख सकते हैं मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, यानी कि एक तरीके से मॉनिटर करती है, निरीक्षण करती है और मूल्यांकन करती है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब, यानी कि भारत में जो भी कार्य हो रहे हैं उनके लिए एक थिंक टैंक का काम करती है, सोच समझ के, और साथ ही साथ इनोवेशन का भी कार्य करती है, चाहे शिक्षा के स्तर पर हो चाहे अन्य किसी वैज्ञानिक क्षेत्र में। साथ ही साथ फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की स्थापना की गई है। डिजाइन, पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क को भी यहाँ पर लाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ एक्सपर्टीज को भी यूटिलाइज किया जाता है। इससे पहले योजना आयोग के अंदर एक्सपर्टीज़ को नहीं, मतलब एक्सपर्टीज़ इन द सेंस कि जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड या किसी पर्टिकुलर इनोवेटिव आइडियाज़ से रिलेटेड किन्हीं व्यक्तियों को यहाँ पर सदस्य आदि के रूप में नहीं रखा जाता था। अब यदि हम बात करें तो जो शॉर्ट कार्यकाल के लिए, लघु अवधि के लिए काफ़ी मेंबर्स को यूनिवर्सिटीज़ से, रिसर्च सेंटर्स से यहाँ पर उनके रिसर्च को यूटिलाइज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नीति आयोग के बाद NHB, यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। जैसे बैंक तो बहुत सारे हैं, पर नेशनल हाउसिंग बैंक को पर्टिकुलर किसके लिए लाया गया था, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर बैंक हाउसिंग यानी आवास से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उनको शॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पर इस बैंक को लाया गया। 1987 का एक एक्ट था NHB एक्ट 1987 के तहत भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की जाती है, ठीक है। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की जाती है NHB एक्ट 1987 के तहत। यदि हम बात करें तो इसको किस दिन सेटअप किया गया, यानी कि इस्टेब्लिश किया गया 1988 में, 9 जुलाई वर्ष 1988 में स्थापना, ठीक है। यहाँ पर स्थापना कब होती है, वर्ष 1988 में नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना हो जाती है। यदि हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है NHB का, तो वो आपका न्यू दिल्ली के अंदर स्थापित है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में NHB का मुख्यालय है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो हाउसिंग फाइनेंस को बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट करना और ट्रांसपेरेंट करने के लिए इसको लाया गया था, यानी कि जो भी आवास के लिए हाउसिंग फाइनेंस को ट्रांसपेरेंट करना, इसको जो है बढ़ावा देना, ठीक है, प्रमोट करना, इन सब चीज़ों के लिए इसको लाया गया था नेशनल हाउसिंग बैंक को। यदि हम बात करें कि इसके MD मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो आप देख सकते हैं शारदा कुमार होता, ठीक है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर शारदा कुमार होता यहाँ पर इसके मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में इस्टेब्लिश है। यहाँ पर यदि देखा जाए डायरेक्टर तो श्री यमल व्यास जी, क्या नाम हो जाएगा, डायरेक्टर यानी कि निदेशक यमल व्यास यहाँ पर इसके डायरेक्टर यानी कि निदेशक पद पर हैं। ये हो जाता है आपका नेशनल हाउसिंग बैंक। अगली उस पे देख लेते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी। सेबी से रिलेटेड भी कई क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यहाँ पर जब इसको लाया गया तो एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में स्थापित किया गया था वर्ष 1988 में, ठीक है। यहाँ पर वर्ष 1988 में एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पर बॉडी, और 1992 में इसको एज अ सांविधिक संस्था या फिर आप कह सकते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इसको स्थापित किया गया सेबी को। और यदि हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है, यानी कि जो हमारा वित्त मंत्रालय है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत यह काम करने वाली संस्था है, ठीक है। यदि हम बात करें यहाँ पर कि
इसका जो ये कब आई, तो जैसे हमने 88 जब हमारे देश में 1991 में एलपीजी आता है, तो उस समय जो प्राइवेट मार्केट है एक तरीके से, है ना, या प्राइवेटाइजेशन, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, रेगुलेट करना, तो रेगुलेटरी बॉडीज़ के रूप में कई सारी संस्थाओं को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा था। नेक्स्ट आ जाता है आपका सेबी के अंदर यदि हम बात करें तो श्रीमती माधवीपुरी बुच, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्लीज़ ध्यान देंगे कि इसकी जो चेयरपर्सन है सेबी की, उनका नाम क्या है, तो श्रीमती माधवीपुरी बुच यहाँ पर अभी सेबी की चेयरपर्सन है। यदि हम बात करें यहाँ पर सेबी के होल टाइम मेंबर के रूप में अनंत बरुआ जी का नाम आप देख सकते हैं। श्री अश्वनी भाटिया ये भी यहाँ पर होल फुल टाइम मेंबर हैं, और श्री अनंत नारायण जी, ये तीन यहाँ पर मेंबर हैं, और एक प्रेसिडेंट के तौर पर या फिर चेयरपर्सन के तौर पर आप सेबी डिपार्टमेंट में देख सकते हैं। सेबी का ये स्ट्रक्चर है। उसके अलावा कुछ ऐसे पार्ट टाइम मेंबर्स को भी रखा जाता है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते। अगला यहाँ पर आ जाता है सिक्योरिटी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सिडबी। अब यदि हम सिडबी की बात करते हैं तो यह किसके लिए है, तो जो भी लघु उद्योग होंगे, क्या होंगे, जो लघु उद्योग होंगे उनको भी नज़र में रखते हुए, क्योंकि लघु उद्योग में देश का एक बहुत बड़ा वर्ग कार्यरत रहता है, तो इसके लिए यहाँ पर 2 अप्रैल 1990 को, कब, तो 2 अप्रैल 1990 के अंदर, 1990 के अंदर सिडबी को इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि लघु उद्योगों के विकास को भी बल दिया जा सके। आप यहाँ पर यह देख सकते हैं कि जितने भी एमएसएमई हैं, एमएसएमई यानी जो भी यहाँ पर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उन सभी को एक तरीके से फाइनेंस करने के लिए, लोन देने के लिए यानी कि वित्त आदि सुविधाओं को देने के लिए सिडबी की स्थापना करी गई थी। ठीक है, यहाँ पर अभी मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरपर्सन एक ही व्यक्ति यहाँ पर हैं, शिवा सुब्रमण्यन रामनन। यहाँ पर यदि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करी जाए तो सुदाता मंडल जी यहाँ पर डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पर ट्राई भी एक संस्था है जो कि किसको रेगुलेट करती है, तो जो टेली कम्युनिकेशन है। ठीक है, टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जितनी भी हमारी दूर संचार से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, दूर संचार संबंधी सभी चीज़ों को विनियमित करने का, विनियमित या फिर रेगुलेट करने का जो कार्य है उसको ट्राई के द्वारा किया जाता है। और ट्राई के जो चेयरपर्सन है पीडी वघेला जी है, पीडी वघेला यहाँ पर ट्राई के जो है यहाँ पर चेयरपर्सन है। यदि बात करी जाए 1997 में इसको स्टैब्लिश करा गया था, 1997 में स्थापित की गई। और यदि ट्राई के हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो ये नई दिल्ली में मौजूद है। और जितना भी ट्रांसपेरेंसी आप देखते हो ना कि रिचार्ज महंगे सस्ते, जब भी जियो ने अपने सिम को बहुत ही कम कीमत पर बेचा, या फिर बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने जो रिचार्ज है उनको बहुत सस्ता या महंगा किया, तो ट्राई विल रेगुलेट ऑल ऑफ देम। ठीक है, ट्राई यहाँ पर क्या करेगी, उन चीज़ों को रेगुलेट करेगी, क्योंकि उससे बाज़ार में एक अलग प्रकार की अनियमितता आ सकती है, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। दूसरे लोग इतना, मान लिया किसी एक कंपनी के पास में पैसा है तो वो फ्री में भी बेच सकती है अपने से, बट सभी के पास तो है नहीं, तो एक हेल्दी कंपटीशन कैसे होगा, यदि वो सारे नॉर्म्स को फुलफिल करा जाएगा। तो ट्राई विल रेगुलेट ऑल द टेलीकॉम, जितनी भी टेलीकॉम से संबंधित जितनी भी कंपनीज़ हैं या जो भी नियम कायदे कानून बनाने हैं, उन सब चीज़ों पर यहाँ पर यह अपना काम करती है। 1997 में बना था और वघेला जी, पीडी वघेला जी यहाँ पर इसके
चेयरपर्सन के तौर पर हैं। यदि हम बात करें BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, आपने देखा ही होगा यहाँ पर यह एक प्रकार की किस चीज़ को, तो एक मानकता को, एक स्टैंडर्ड को दर्शाता है। किसको? एक स्टैंडर्ड को दर्शाता है। आप कह सकते हैं शुद्धता को, या फिर जो मानक पूरे होने चाहिए किसी भी चीज़ की गारंटी के लिए, उसको दर्शाता है। यहाँ पर BIS हुआ था 23 दिसंबर 1986 में। 23 दिसंबर 1986 में स्थापित हुआ। और यदि हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में मौजूद है। और BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, प्रमोद कुमार तिवारी यहाँ पर इसके डायरेक्टर हैं। ठीक है, कौन? तो प्रमोद कुमार तिवारी, ये नाम आपको याद रखना है BIS के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडियन स्तर पर या भारतीय स्तर पर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो MSME हो या बैंकिंग हो या टेलीकॉम हो या नीति बनाने के लिए हो, तो इतने सारे इंस्टीट्यूशन मिलकर के देश की व्यवस्था में विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्री के अंडर में रह करके अपने कार्यों को करते हैं, जिनके चेयरपर्सन आदि के तौर पर एक स्पेशलिस्ट व्यक्ति को बैठाया जाता है ताकि वह अपने कार्यों को पूरी निष्पक्षता के साथ में कर सके। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट की तरफ बताना है, इनकरेक्ट कौन सा इनमें से। यहाँ पर देख लेंगे RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द बैंक ऑफ इशू। मैंने बताया था कि जो मुद्रा है उसके निर्गमन करने के लिए या फिर नोट को इशू करने के लिए यह यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, तो ये तो ठीक बात हो गई। दूसरा लिखा है इट एक्ट्स एज बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, यानी कि ये सरकारों के लिए एक बैंकर्स के जैसे कार्य करता है। बिल्कुल सही बात हो गई। RBI इज ए बैंकर्स बैंक, यानी कि बैंकों का बैंक है। एक लिखा है RBI डज नॉट रेगुलेट द फ्लो ऑफ क्रेडिट, यानी कि यह जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है, माने पैसे का जो फ्लो है ना, उसको रेगुलेट नहीं करता है। यहाँ पर लिखा हुआ डज नॉट रेगुलेट, तो भाई कौन करेगा फिर, है ना? तो यही करता है, तो इसलिए आपका जो कथन D है वो करेक्ट नहीं हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन D विल बी द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर लिखा है व्हेन वो सिडबी क्या था? जो स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए लोन देता था, ऋण देता था। ठीक है, कह रहे हैं कि इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? 12th of July 1982, 2nd April 1990, 9th July 1988 या 1st of January 1982। तो 2 अप्रैल 1990 को 1990 को स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए एक बैंक स्थापित किया गया जिसको हम सिडबी के नाम से जान रहे हैं। तीसरा आ जाता है हु हैज़ द मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग इन सिडबी। एक्चुअली यहाँ पर एक शेयर होल्डिंग है, जैसे LIC की है, भारत सरकार की है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। तो ये कह रहे हैं सबसे ज़्यादा किसकी है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरा लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एक्चुअली यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है तो वो लगभग 15.60 के अराउंड है। यदि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो 16.80 के अराउंड है। लाइफ इंश्योरेंस 14 समथिंग है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पूछी गई है, तो सबसे ज्यादा आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पर शेयर होल्डिंग हो जाएगी। किसके अंदर? सिडबी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, नाबार्ड स्टैंड्स फॉर, यानी कि नाबार्ड का क्या मतलब है या इसकी क्या फुल फॉर्म है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च डेवलपमेंट। हमारा तो कुछ और ही था, रिसर्च तो नहीं था, तो काट दीजिए। नेशनल बैंक फॉर एनालिसिस ऑफ रूरल, तो यहाँ पर तो एग्रीकल्चर होना चाहिए, कट कर दीजिए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। ये बैंक क्यों खोला गया? ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और एग्रीकल्चर से संबंधित विकास पर ध्यान दिया जाए, उन क्षेत्रों में भी बैंकिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए। कह रहे नाबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ था, एग्जिस्टेंस कब हुआ था? 8th of July 1982, 19th of July 1982, 12th of July 1982 या
फिर नन ऑफ द अबव। तो अभी हमने देखा कि 12 जुलाई 1982 को मैंने आपको शिवरामन भी बताया, शिवरामन कमेटी जो कि क्या थे, जो कि यहाँ पर प्लानिंग कमीशन के है ना सदस्य के तौर पर भी रहे हैं। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड एग्जिस्टेंस में आया, यानी कि अस्तित्व में आया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, नाबार्ड वॉज डेडिकेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर, यानी कि किस प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री के काल के दौरान यह आया था या डेडिकेटेड था। गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, श्री लाल बहादुर शास्त्री, नन ऑफ द अबव। ठीक है, ये तो दो पहले काट दीजिए। यहाँ पर इंदिरा गांधी उस समय पर प्राइम मिनिस्टर थी एंड शी वाज द मोस्ट डेडिकेटेड, जिनके समय में यहाँ पर जो रूरल एरियाज या एग्रीकल्चरल चीज़ें थी उनमें विकास करने के लिए इस बैंक को स्टैब्लिश करा गया। आपको यदि सन पता है तो आप हिसाब लगा लोगे थोड़ा बहुत, है ना। तो यहाँ पर हमने जो भी ऑर्गेनाइजेशन किए हैं जो राष्ट्रीय स्तर के थे, हमारे अगली जो हमारा क्लास होगा उसमें रखेंगे हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, जिसके अंदर हम यहाँ पर वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF आदि को देखेंगे। क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, चाहे आपका एग्जाम SSC का हो या अन्य किसी कमीशन के द्वारा लिया जाने वाली परीक्षा हो। उसमें कई सारे प्रश्न सन से संबंधित, कमेटी से संबंधित, कार्यों से संबंधित आते ही आते हैं। सो प्लीज़ आप अच्छे से वॉच करें। जो चीज़ें नहीं आ रही हैं उन चीज़ों को आप पूछ भी सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं, ऑफलाइन कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।